In the first phase of polling that began in the country on the 19th of April, India coalition has an advantage. क्यों है, कैसे है, ये मैं बताऊंगा. But first, let me just tell you that this is the first article in a series of articles that we are writing. We include my colleague Shreyas Sardesai and Dr. Rahul Shastri. So we plan to write an article on each of the 7 phases of election, analyzing the prospects. This is not an exit poll. This is not a forecast. हमारा कोई खास प्रिडिक्शन नहीं है. दैट्स नॉट द पॉइंट. सिर्फ पर्पज इसका ये है कि इलेक्टोरल लैंडस्केप क्या है उस पर्टिकुलर फेज में, उसे एनालाइज करना, ताकि आप समझ सकें कि व्हाट इज ब्रॉडली टू बी एक्सपेक्टेड. नाउ टू द फर्स्ट फेज. It so happens that the first phase offers a special opportunity, a possibility of a head start to the opposition. इसके 3 reasons हैं. पहला, because it so happens that out of the 102 constituencies that go to poll in the first phase, both India and NDA have exactly 49 seats each, if we go by current affiliation, current alliance configuration. बाकी देश में NDA had a huge majority. India was much smaller in 2019. But in this first phase, there is a parity. The reason, of course, is Tamil Nadu. Tamil Nadu में 39 seats हैं, and India coalition had 38 out of those 39. अगर आप इसमें 2019 से अब तक के सारे डेवलपमेंट्स को देख लो, तो हमने जो किया वो ये कि 2019 के बाद जहां जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसके हिसाब से हमने असेंबली इलेक्शंस को जोड़ जोड़ के पार्लियामेंट्री सीट्स का ट्रेंड देखना शुरू किया. वो देखते हैं तो इंडिया का एडवांटेज और बढ़ जाता है. राजस्थान में इंडिया की सीट्स बढ़ जाती हैं, तमिलनाडु में इंडिया की सीट्स थोड़ा घट जाती हैं, लेकिन टोटल अगर आप देखें तो कुल मिला के ये टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में हमने 2019 का बताया है और ब्रैकेट में बताया है कि 2019 के बाद से जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे कहाँ सीट बढ़ता है, कहाँ घटता है. अगर असेंबली इलेक्शंस के बेसिस पे हम करें, राजस्थान में 23 में हुआ, तमिलनाडु में 21 में हुआ था, जहाँ जब भी हुआ उसके बेसिस पे वहाँ देखें तो आप इसका टोटल देखिए. इंडिया 55 सीट्स में आगे है और एनडीए, बीजेपी और उसके अलाइज 42 में आगे. सो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. दैट्स द फर्स्ट रीजन. दूसरा है कि इस फेज में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां इंडिया कोalition को रिकवर करने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है. राजस्थान का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, पूरा वो जो बेल्ट जो हरियाणा से जुड़ता है, वो वाला बेल्ट गंगानगर से शुरू होता है और यहाँ धौलपुर तक आता है. ये पूरा बेल्ट ट्रेडिशनली कांग्रेस का रिलेटिवली स्ट्रांग रहा था और विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा था. और जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत इवन कॉन्टेस्ट है. उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे इलेक्शन है और ये 8 सीट उत्तर प्रदेश के उस इलाके से हैं, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट एज जो है, जो उत्तराखंड से जुड़ा है, इधर हरियाणा हिमाचल से जुड़ा है. यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और इन 8 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 3 आई थी, जबकि ओवरऑल 80 में से उनके पास 64 सीट थी. तो ये बहुत अनयूजुअल इलाका है. यहाँ 3 सीट बीएसपी को आ गई थी, समाजवादी पार्टी को भी सीट थी. तो ये वो इलाका है जहाँ इंडिया को बाय चांस बेहतर स्कोप है. मध्य प्रदेश में 6 सीट हैं, वो ब्रॉडली महाकौशल रीजन से है. महाकौशल हमेशा एक इलाका रहा है, ज़्यादा ट्राइबल इलाका है और कांग्रेस के पास यहाँ रिलेटिवली बेटर करने की गुंजाइश रही है. तो ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से है ऐसा. ये आप थोड़ा सा महाराष्ट्र और असम के बारे में भी कह सकते हो, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. महाराष्ट्र में ये इलेक्शन सिर्फ 4 सीट पे हो रहा है और वो है विदर्भ की सीट.
विदर्भ का भी जो ईस्टर्न हिस्सा है, नागपुर के अराउंड वाला जो हिस्सा है, जहाँ कांग्रेस पुराने ज़माने से महाराष्ट्र में सबसे स्ट्रांग जहाँ रही है, ये वो इलाका है। और आसाम में 5 सीट हो रही हैं, जो अपर आसाम का जो इलाका है, जहाँ अहोमिया है बहुत बड़ी संख्या में। यहाँ इस इलाके में बंगाली और मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, अहोमिया बहुत हैं और टी गार्डन वर्कर्स बहुत हैं, जो पहले कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, लेकिन आजकल बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड बन गया है। उन इलाकों में हो रहा है, तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा छोटा कारण जिससे इंडिया अलायंस को एडवांटेज हो सकता है, पक्का नहीं कि होगा या नहीं, वो ये कि इन इलाकों में बीजेपी ने आधे से ज़्यादा अपने एमपीज़ का टिकट काट दिया एनडीए ने। उससे काफ़ी रिजेंटमेंट है, काफ़ी खींचतान है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी ने स्मार्टली किया तो बीजेपी को फ़ायदा भी मिल सकता है इसका भी, वी नॉट क्वाइट श्योर येट। तो क्या इंडिया कोलिशन इस एडवांटेज को प्रेस कर सकेगा? विल दे बी एबल टू कन्वर्ट? वेल, इट डिपेंड्स ऑन 2 or 3 थिंग्स। वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव टू रिटेन तमिलनाडु। जैसा मैंने कहा, तमिलनाडु की 39 सीट्स हैं। वैसे नॉर्मली लोग तमिलनाडु में बात करते हैं तो वो 40 की बात करते हैं, क्योंकि अभी भी वो पौंडीचेरी को तमिलनाडु का एक्सटेंशन ही मानते हैं। सो लेट्स स्पीक ऑफ 40 सीट्स। इन 40 में से इंडिया कोलिशन के पास 38 सीट्स हैं। अब उसमें उन्हें रिटेन करना सबसे बड़ी चैलेंज है। You must have heard about BJP, BJP's big efforts in Tamil Nadu, Prime Minister's visits in Tamil Nadu. So is the BJP coming up? Will the BJP be able to snatch? Our assessment is that's not going to happen. Because, and it's not a forecast, it's just we're looking at broad possible range. The BJP is going to increase its vote share. But remember, BJP's starting point is very, very low. They have improved in the assembly elections. They seem to be going further up. But remember, even if BJP touches something like 20%, which would be huge for BJP, even then they may not be able to get many seats, except 1 or 2. Because DMK has a large coalition, which includes the Congress, which includes some of its traditional allies, and the left. The third player in the game is ADMK, which is fragmented, which is in a bad shape right now, but it still is the second largest party of Tamil Nadu. So what we are witnessing, although the media speaks only of DMK alliance and BJP, but actually we are witnessing a triangular contest. और इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में जो होता है वो ये कि डीएमके के वोट्स, जो एंटी डीएमके वोट्स हैं, डीएमके के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट्स रही, मगर चूंकि बीजेपी और एडीएमके का कोलिशन नहीं हो सका, इसलिए जो एंटी डीएमके वोट्स हैं वो फ्रेगमेंट होंगे और इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट फर्क होगा, इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। यस, देयर आर कपल ऑफ सीट्स, कोयम्बतूर है, वेल्लूर है, इन सीट्स पे बीजेपी का अभी भी एक चांस दिख रहा है, बट इट स्टिल ब्रॉडली डज नॉट सीम एज दो द सिचुएशन विल ड्रामेटिकली चेंज। बट येस, दैट्स ए चैलेंज. India coalition has to more or less retain. They need something like 34-35 seats plus from Tamil Nadu. Otherwise, that's a serious deficit for them. The second challenge for India is dealing with their own internal problems, because in Bengal, in Assam, India coalition partners are up against each other. In Bengal, TMC and Congress are not fighting with each other. In Assam, although there is a larger coalition, but Aam Aadmi Party, TMC, they are contesting against the Congress candidates and other India Alliance candidates. So that's a bit of a, उससे इनका वोट कटने का है, उसको कंटेन करना होगा. और तीसरा चैलेंज है एक्सटर्नल. बाहर से कई पार्टीज के ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंडिया कोलिशन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. सबसे पहले तो बीएसपी है. एक्चुअली 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से सबसे ज़्यादा सीट्स कॉन्टेस्ट बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है. बीएसपी इज द पार्टी विच इज कॉन्टेस्टिंग 86 आउट ऑफ दीज 102 सीट्स. दे आर ए मेजर फैक्टर. दे आर ऑफ कोर्स ह्यूज फैक्टर इन यूपी. और बीएसपी का वोट गिर नहीं रहा है.
इतना शार्पली ड्रामेटिकली खत्म नहीं हो रहा है जैसा लग रहा था. सो बीएसपी रिमेन्स इन द रेकनिंग एंड इन अदर एरियाज बीएसपी के कैंडिडेट डैमेज ज़्यादा करेंगे तो कांग्रेस और इंडिया कोलिशन को ज़्यादा डैमेज करेंगे. और कहीं कहीं तो लगता है कि बीएसपी ने अपने कैंडिडेट चुने ही इनको डैमेज करने के लिए. So that's a challenge that India coalition has to make. Can they make up some of these things in the Northeast? Remember, almost the whole of Northeast is going to polls in the first phase. असम की 5 सीट 14 में से, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स की लगभग सारी सीट, आधी सीट को छोड़ के. अब आप कहेंगे आधे का चक्कर क्या हो गया? ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो आउटर मणिपुर है, जहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ वो है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधे हिस्से में पोलिंग अब हो रही है, आधे हिस्से में पोलिंग बाद के फेज में होगी. ये शायद पहली बार इंडिया में हो रहा है कि किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आधा हिस्सा पहले और आधा हिस्सा बाद में. उसको छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में वोटिंग फर्स्ट फेज में हो रही है. अरुणाचल प्रदेश की तो असेंबली के अंदर भी पूरी वोटिंग हो रही है. लेकिन वहाँ कोई बहुत ड्रामेटिक चेंज नॉर्थ ईस्ट में हो रहा हो. बाहर से हमें लगता है कि मणिपुर की वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक सेंस होगा, रिजेंटमेंट है, चेंज होगा. लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट घूमें तो आपको पता लगेगा कि एक स्टेट का ट्रेंड दूसरे स्टेट तक नहीं जाता. ये मणिपुर की जो आधी सीट है, जहाँ कुकीज़ो पॉपुलेशन रही है, जहाँ बहुत रिजेंटमेंट है, बायकॉट तक की खबरें हैं, वो बाकी आधे में भी नहीं जाता जो कि नागा डोमिनेटेड मणिपुर का हिस्सा है. सो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, और यूँ भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में लोकल पॉलिटिक्स होती है, और दिल्ली में जो राज कर रहा होता है उसके साथ वो एक तरह का एक रिलेशनशिप बना लेते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ड्रामेटिक चेंज होने की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती. तो फर्स्ट फेज का कुल लब्बो लुआब ये है कि अगर इंडिया कोलिशन तमिलनाडु को बचा ले, अगर वो बाकी जगह जम के कॉन्टेस्ट करे, और अगर बूथ मैनेजमेंट हो, वोटिंग ठीक से करवाई जाए, तो वो 10 से 15 सीट का गेन कर सकता है इंडिया कोलिशन इस फेज में. ये हर फेज में हो ऐसा जरूरी नहीं है. ये कई कॉइंसिडेंस की वजह से दिस फेज हैज बिकम वेरी फेवरेबल फॉर इंडिया कोलिशन. What happens in the remaining phases, we need to see. We also need to watch carefully the turnout figure, which will come soon, because this phase is slightly higher than national turnout figure. We need to see whether it retains that. अगर इस फेज में आपको खबर आए कि पहले से कम टर्नआउट हुआ है, that's an alarm bell for the rest of the country. Let's wait and watch. So we'll do this one article on each of the phase that's coming, and we'll do one video as well. Thank you.